कि ये जो इंडिया ने दोनों पॉइंट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखे हैं, इसमें चाइना के लिए भी ऑब्वियसली मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव या अपना डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स यूज़ करता है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ऑन दिस 5th अगस्त India will go for using UN Security Council presidency as its platform and its legitimate right to pressurize Pakistan and China. So this is a very interesting month. अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगस्त वो महीना है जब इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो 5 अगस्त याद हो अगर आपको 2019 जब 370 और 35A रिवोक किया और सारा कश्मीर का जो स्टेटस बदल गया, यूनियन टेरिटरी बन गई। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो कोई माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता का भार मिला है। यह हमारे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के लोगों के लिए यह सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को यह लगता है कि जो उन लोगों ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है, भारत उसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि भारत माफ करना नहीं जानता। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसमें की जो नॉन परमानेंट सीट है वो इंडिया के पास है। और आपको पता है कि जब 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर मंथ अल्फ़ाबेटिकली चलती है। तो अगस्त का जो महीना है वो आ रहा है इंडिया के हिस्से में। तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो जैसे आप बोल लें कि कंसर्न्ड लोग हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो बड़े इस हवाले से परेशान भी हैं। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने जो एजेंडा दिया है नेक्स्ट मंथ का, वो 2 इश्यूज़ के ऊपर रिवॉल्व करता है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला एजेंडा तो उन्होंने दिया है जनाब के मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, और दूसरा उन्होंने जो एजेंडा दिया है वो दिया है टेररिज्म के हवाले से। अब आपको पता है कि दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक चाइना के रिलेटेड है और एक पाकिस्तान के रिलेटेड है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगस्त वो महीना है जब इंडियन गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो 5 अगस्त याद हो अगर आपको 2019 जब 370 और 35A रिवोक किया और सारा कश्मीर का जो स्टेटस बदल गया, यूनियन टेरिटरी बन गई। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस जो हैं वो कोई माफ़ी देंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म आता है, जब आपके पास इस तरह की प्रेसिडेंसी आती है, इंडिया जब बात करेगा सिक्योरिटी के हवाले, टेररिज्म के हवाले से, इंडिया बात करेगा जनाब के ये पाकिस्तान जो है ये तो दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जी इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी फाइनेंस कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, और टीटीपी और बहुत सारे लोगों को जो है वो पैसा देता है ताकि यहाँ पे लॉलेस और एनरस क्रिएट हो। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के पास मिला है, तो इंडिया इसमें तो ऑब्वियसली कोई माफ़ी नहीं देगा। और अब जब भी वो कहते हैं जो रियल पॉलिटिक्स होती है, जो रियल पॉलिटिक्स है, उसमें आप कोई दोस्त नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, आपके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडियन इंटरेस्ट इस वक्त ये है obviously to give tough time to पाकिस्तान। अब चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ऑब्वियसली जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी तो किसकी बात होगी? इंडो पैसिफिक की बात होगी, साउथ चाइना सी की बात होगी। वहाँ पे ये बात होगी जनाब के पाकिस्तान जो है वो तो चाइना जो है वो तो इस वक्त बड़ा साउथ चाइना सी में। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो, उसका डायरेक्टली तो इंडो पैसिफिक में कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पॉलिसी कोई नहीं है इंडो पैसिफिक के हवाले से। हमने कुछ सोचा ही नहीं हुआ इंडो पैसिफिक के वाले। हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक कोई ऐसा कोई इलाका ही नहीं है जिसके बारे में सोचा जाए या जिसके बारे में बात की जाए या कुछ इस तरह की बात। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका को भी बड़ी पसंद आएगा टॉपिक, क्योंकि अमेरिका के बड़े कंसर्न्स हैं साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के हवाले से। तो
अमेरिका को अच्छा लगेगा, चाइना को ऑब्वियसली बुरा लगेगा, इंडिया को बुरा अच्छा लगेगा। तो इंडिया ने ये दोनों जो टॉपिक चुने हैं वो अपने डोमेस्टिक कंसर्न के हवाले से, जिनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस इम्प्लीकेशंस भी मौजूद हैं, यानी कि ग्लोबली भी इंडिया को इससे पजीराई मिलेगी। और वो कहेंगे देखें जी इंडिया हमारा पार्टनर है चाइना को के मामले में देखने के लिए। हादी है उस सारे प्रोसेस का जो ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए, और जिसको कहा जाता है कि जो चाइनीज़ बैकयार्ड है, जो सारा ये एशिया पैसिफिक और स्टार्टिंग फ्रॉम वो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से लेके और उधर से नॉर्थ कोरिया, जापान एंड देन ऑन ऑल दिस वे टूवर्ड्स एशिया एंड इवन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेक तक जो है, ये सारा जो है इसको अमेरिका चाहता है कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसमें सारे ममालिक जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। कहते सारे वैसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर हैं, लेकिन सबका दिल करता हम अपनी चलाएं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया ने दोनों पॉइंट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रखे हैं, इसमें चाइना के लिए भी ऑब्वियसली मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव या अपना डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स यूज करता अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ऑन दिस 5th August India will go for using UN Security Council presidency as its platform and its legitimate right to pressurize Pakistan and China. So this is a very interesting month. पूरे विश्व के देशों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए पहली बार 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, लेकिन यह बहुत ही कमजोर संगठन था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इसके कमजोरी का एहसास हो गया और लगभग यह महत्वहीन हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि देशों के बीच आपसी तालमेल बिठाने के लिए किसी मजबूत संगठन की आवश्यकता है, और उसी सोच के परिणाम स्वरूप मृत प्राय पड़े लीग ऑफ नेशन की जगह पर यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में ही कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य अंग हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा ट्रस्टशिप काउंसिल और छठवां यूएन सचिवालय। इन सभी में सिक्योरिटी काउंसिल का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन या अपना सुझाव सिक्योरिटी काउंसिल देता है तो वह सारे संगठन पर, सारे देशों पर बाध्यकारी होता है। अभी इसके 5 अस्थायी यानी परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल है। इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, यानी अगर कोई एक देश किसी भी प्रस्ताव पर अगर वीटो लगा दिया तो फिर वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसमें बहुमत से प्रस्ताव पास करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक भी देश अगर अड़ंगा लगा दिया तो फिर वह प्रस्ताव वहीं का वहीं रह जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में प्रत्येक 2 साल पर 10 अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्यों का चुनाव होता है। भारत को भी इसी नॉन परमानेंट सदस्यों की कैटेगरी में 2 साल के लिए चुना गया है। भारत को यह चुनाव 8वीं बार हो रहा है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि जो फॉरेन सर्विस के सदस्य होते थे, वही संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते थे और जरूरत पड़ने पर उसकी अध्यक्षता भी कर देते थे। पर अब की बार भारत के प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करने का निर्णय लिया है, ताकि विश्व को यह बता सकें कि अब वह समय आ गया है कि भारत को भी अस्थायी सदस्यता विथ वीटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की जो विश्व में आज भूमिका है, विश्व राजनीति में जो भारत का कद और प्रभाव बढ़ रहा है, उसके देखते हुए अब भारत को अस्थायी सदस्य बनाने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री ने यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता का दायित्व कबूल किया है। साथ ही हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उस एक महज संजोग ही है कि इसी महीने वह सदस्यता का भार, अध्यक्षता का भार मिला, और इसी महीने हम अपनी स्वतंत्रता का 15 अगस्त को वर्षगांठ भी मनाएंगे। तो यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, और अब यह समय आ गया है कि सारे बड़े देश भारत के इस दावेदारी पर भरोसा करें और भारत को यह दावेदारी करने के लिए उसकी भूमिका को स्वीकार करें और भारत को परमानेंट मेंबरशिप दें। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।